हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट्स में हमने जो है विनिर्माण उद्योग के बारे में देखा था, कृषि आधारित उद्योग देखा था, और आज हम देखेंगे लौह आधारित उद्योग यानी कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैंने लौह आधारित बोल दिया था, खनिज आधारित उद्योगों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग के अंदर ही लौह और इस्पात उद्योग आता है। अच्छा देखिए, खनिज आधारित उद्योग होते क्या हैं? ऐसे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा आप देखिए, कई जो है बेड, डबल बेड, ठीक है, लोहे की कुर्सियाँ बनती हैं, लोहे के दरवाजे बनते हैं। तो इसमें जो है कच्चा माल के रूप में खनिजों और धातुओं का प्रयोग होता है, या फिर ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग जो है ये कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे लोहा तथा इस्पात उद्योग। अच्छा, ये जो लोहा इस्पात उद्योग है ना, ये उद्योग जो है विश्व में अन्य सभी उद्योगों की जननी है। ठीक है, जननी है। अगर मैं भारत के रेफरेंस में बात करूं तो भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग का इतिहास जो है ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत में जो है इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुई थी। अच्छा, अगर मैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वर्तमान में भारत जो है, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारत विश्व का चौथा जो है इस्पात उत्पादक देश है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लोहा तथा इस्पात उद्योग जो है एक आधारभूत यानी कि बेसिक उद्योग है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विभिन्न प्रकार के देखिए, इंजीनियरिंग सामान हो गए, निर्माण सामग्री हो गई, रक्षा सामग्री हो गई, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। आप देखिए, परिवहन के साधनों को ले लो, ठीक है, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरणों को ले लो, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा, जो भी मशीनरी यूज़ होती है, सभी में जो है लौह इस्पात उद्योग का उपयोग जो है उपकरणों का उपयोग होता है। तो इसलिए ये जो है ना, इसीलिए इसे सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना जो है 1874 में कुल्टी, ध्यान रखेंगे, कुल्टी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है। कुल्टी, जो कि आसनसोल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया, और बाद में जो है फंड के अभाव में ये कंपनी बंद हो गई। तो पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? कुल्टी, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, 1874 में। अच्छा, इस्पात के उत्पादन और खपत को ना प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। अब जाहिर सी बात है, अब कैसे विकास का पैमाना माना जाता है? अब देखिए, इस्पात का प्रयोग रक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो है मेडिकल फील्ड में, मेडिकली मशीनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करने वाली मशीनें, सिटी स्कैन करने वाली जो मशीनें होती है, उसमें लौह इस्पात का उपयोग होता है। ठीक है, तो हर फील्ड में जो है लौह इस्पात का उपयोग होता है। अब जितना ज़्यादा इसका उपयोग उतनी ज़्यादा विकास उस देश का। तो इसीलिए ये जो इस्पात है ना, उत्पादन और खपत को विकास का पैमाना माना जाता है। और लोहा तथा इस्पात जो है ना एक भारी उद्योग है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो है कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। अब देखिए, आप लोहे का एक छोटा सा रॉड उठा लो, हैवी होता है कि नहीं? हैवी होता है। अब इसीलिए भारी होता है, और इसलिए ना अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है, लौह इस्पात उद्योग के लिए परिवहन लागत तो बनेगी ही, क्योंकि आप देखो ट्रक वगैरह करोगे तो आप उसमें रखोगे, क्योंकि ये हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है ना। और इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात जो है होता है 4:2:1। तो इस्पात को ना कठोर बनाने के लिए इसमें जो है मैग्नीज के कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है मैग्नीज। अच्छा, इस्पात उद्योगों की ना आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? अच्छा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि इससे निर्मित माल को ना बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है।
हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक कंपनी, एक कारखाना कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। बात करेंगे अगर 2018 की, तो 2018 में भारत जो है 106 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 2018 की बात बता रही हूँ आपको। और ये जो है ना, स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी देखिए 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत मात्र देखिए 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में ना प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। अब ये देखिए कि कितनी कम खपत है ना। तो कम खपत है तो अब जैसे मैंने बताया कि उत्पादन और खपत जो है विकास का आधार है, तो खपत बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है अभी हमारे देश में उतना विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे देखिए डेटा दिया हुआ है, भारत में कुल इस्पात उत्पादन 2012 में जो है देखिए मीट्रिक टन में दिया हुआ है 81.68। और देखिए 2013 में कुछ बढ़ा है, 14 में भी कुछ बढ़ा है, 16-17 में भी बढ़ा है, और देखिए यहाँ 2017-18 में घटा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार इस्पात का निर्माण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कच्चे माल का जो है कारखानों तक परिवहन, यानी कि कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाया जाता है। फिर क्या करते हैं, झोंकदार भट्टी में क्या करते हैं, लौह अयस्क को गलाया जाता है, ठीक है। और चूना पत्थर जो है एक सहायक खनिज है जो कि इसमें मिलाया जाता है, और धातु का मैल जो है इससे हटाया जाता है। और अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन जो है के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गाइस पूछा भी जाएगा कि लौह अयस्क को गलाने के लिए जो है किस ईंधन का प्रयोग होता है, तो कोक का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद की प्रोसेस देखिए, ढलवा लोहा क्या होता है, तरल पदार्थ को सांचों में डाल दिया जाता है। सांचा जानते हैं आप, सांचा जैसे देखिए सांचा होता है, जैसे हम अच्छा छोटे से फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप गोजिया बनाते हो तो गोजिए का सांचा होता है ना, गोजिए का। अब इसी प्रकार जो है ढलवे लोहे का भी जो है सांचा होता है, सांचों पे डाल दिया जाता है तरल पदार्थ, जिससे क्या होता है, ढलवा लोहा तैयार होता है, ठीक है। फिर क्या प्रोसेस होती है, इस्पात बनने की प्रोसेस होती है। ढलवा लोहे को क्या करते हैं, फिर से गलाते हैं, ठीक है। फिर से गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा इसकी अशुद्धता को हटाकर, इम्प्योरिटीज़ को हटाकर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है धातु को आकार दिया जाता है, यानी कि रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई। इस प्रकार जो है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो देखिए अब हम बात करेंगे भारत में लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, भिलाई, ठीक है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। अब देखिए यहाँ पे बोकारो देखिए, ठीक है, भिलाई और जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है। और ये कौन सा क्षेत्र है, राउरकेला उड़ीसा में। यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश में। इधर देखिए विजयनगर हो गया और भद्रावती हो गया, ये महाराष्ट्र के पोर्शन में है, ठीक है, सेलम तमिलनाडु के पोर्शन में। तो ये सारे जो है लौह और इस्पात उद्योग यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं। तो अब बात करते हैं मिनी इस्पात उद्योग जो है, मिनी से साफ जाहिर हो रहा है कि छोटे संयंत्र, छोटे उद्योग, ठीक है। तो मिनी इस्पात उद्योग जो है छोटे संयंत्र है जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। और इसमें ना री रोलर्स होते हैं और जिनमें जो है इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ना हल्के स्टील या फिर कह लीजिए निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित जो है इस्पात का उत्पादन करते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं, एक संकलित इस्पात संयंत्र जो है एक बड़ा संयंत्र होता है। छोटे संयंत्र के बारे में हमने देख लिया, और एक संकलित इस्पात संयंत्र जो है एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर, ध्यान रखेंगे, एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने, उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया जो है इसमें शामिल है। मैं अगर सार्वजनिक क्षेत्र के जो है उद्योगों की अगर बात करूँ तो लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के माध्यम से बेचते हैं, ठीक है। ये जो सेल है एक ये महारत्न कंपनी है। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादन किया था।
और आज अगर मैं बात करूँ आज के परिवेश में एट प्रेजेंट टाइम चीन जो है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है और सर्वाधिक उत्पादक वाला देश भी चीन है। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो भारत में छोटा नागपुर पठार के जो है पठारी क्षेत्रों में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है और इस प्रदेश में जो है इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं, यानी कि लौह इस्पात उद्योग के लिए जो है लौह इस्पात उत्पादन के लिए छोटा नागपुर पठार जो है वो अनुकूल परिस्थितियां वहां पे अवेलेबल है और इसमें जो है लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, यानी कि निकटता, ठीक है, पास में, और सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं और स्थानीय बाजार भी मिल जाते हैं और इनके मांग की विशाल संभाविता इसमें सम्मिलित है। यद्यपि क्या होता है ना कि भारत जो है, ध्यान रखेंगे, भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है और हम इनके पूर्ण संभाव्य के विकास नहीं कर पाए हैं। अभी भी हम पूरी तरीके से इसका विकास नहीं कर पाए हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण देखिए, सबसे प्रमुख कारण जो है सबसे ज़्यादा उच्च लागत बहुत ज़्यादा है और कोकिंग कोयले, जो कि कोकिंग कोयला किस लिए प्रयोग किया जाता है, गलाने के लिए जो है ईंधन के रूप में, इसकी जो है सीमित उपलब्धता है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कम श्रमिक उत्पादकता, ठीक है, और तीसरा रीज़न ये है ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और चौथा रीज़न है अविकसित अवसंरचना, यानी कि अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम भी जो है ना उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देश से आयात करते हैं। अब आप ये देखिए, इन सभी कारणों की वजह से हम विकास नहीं कर पाए हैं लौह इस्पात का और इसलिए हम जो है दूसरे देशों से मंगाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आयात हम चाइना से करते हैं, ठीक है। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन जो है ना घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनियां, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र में उद्यमियों, यानी कि जो भी उद्यमी हैं वो उनके प्रयत्न से और उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने, मुझे इन टर्म को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये टर्म बता चुकी हूँ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को ना अधिक स्पर्धावान, यानी कि ये जो इस्पात उद्योग है ना बहुत ज़्यादा, मतलब हर कंपनी के बीच जो है कंपटीशन है, यानी कि स्पर्धावान बनाने के लिए कई सारे रिसर्च सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर जो है इनको नियत करने के लिए आवश्यकता है। अब देखिए, अगर मैं भारत और चीन के रेफरेंस में बात करूं तो ब्लू पोर्शन जो है वो भारत का है, रेड पोर्शन चीन का। अब 2014 में देखिए, यहीं भारत देखिए मात्र जो है 86.5 मीट्रिक टन जो है उत्पादन हो रहा है और यहीं पे चीन का देखिए 822.7 मीट्रिक टन। आप ये सोचो, अब 2018 में देखो 106, पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है, लेकिन चीन देखिए, चीन बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। बात करते हैं अब हम एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में, यानी कि स्मेल्टिंग। भारत में ना, भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम प्रगलन जो है दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। अच्छा, इसलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है क्योंकि ये जो है हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है, ठीक है, और जो है यानी कि फैला सकते हैं, ठीक है, तार के रूप में फॉर्म कर सकते हैं और अन्य धातुओं के मिश्रण से ना अधिक कठोर बनाया जा सकता है इसे। अगर मैं बात करूं हवाई जहाज बनाने में, तो हवाई जहाज बनाने में, बर्तन और तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और कई उद्योग में ना इसका महत्व जो है इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में होने से बढ़ा है, ठीक है। यानी कि आप इस्पात के जगह पे एल्यूमिनियम जो है प्रगलन का यूज़ कर लीजिए, तांबे के जगह पे कर लीजिए जस्ते का, और इसलिए ये जो है इसके विकल्प बढ़े हैं। अब देखिए, अगर मैं देश के रेफरेंस में, भारत के रेफरेंस में बात करूँ तो एल्यूमिनियम प्रगलन का जो संयंत्र है वो उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ये देखिए, ये है नाल्को कंपनी का फोटोग्राफ। ये नाल्को में जो है प्रगलन में पट्टी लेप मिल है ये, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा देखिए, प्रगाल्को यानी कि ये जो स्मेल्टर होते हैं, जो स्मेल्टिंग करते हैं, इसमें जो है बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, जो कि देखिए बाहर भारी होते हैं, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो है अभी हम चार्ट के माध्यम से एल्यूमिनियम निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम और अयस्क का अनुपात क्या होता है। देखिए 4 से 6 टन बॉक्साइट होता है, 2 टन एल्यूमिना होता है और 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। अब देखिए किस प्रकार जो है एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले देखिए बॉक्साइट जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। बॉक्साइट का खनन होता है, फिर क्या होता है, परिवहन होता है। परिवहन या तो रेल के माध्यम से या समुद्री जहाज के माध्यम से होगा। फिर देखिए एल्यूमिना क्या होता है, बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना जो है घुलन, यानी कि एल्यूमिनियम शोधशाला में ले जाई जाती है। फिर क्या होता है, प्रगलन स्थल पर जो है प्रगलन स्थल तक भारी अयस्क को पहुंचाया हो जाता है। ठीक है, दूसरा शोधशाला में जो है शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक का प्रयोग किया जाता है और कोयले खान के पिच। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, एल्यूमिनियम प्रगालक का काम करती है। और एल्यूमिनियम प्रगालक जो है वो विद्युत, ये देखिए 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क जो है उत्पादन होता है। ये जो एल्यूमिनियम जो प्रगलन की प्रक्रिया है, इसकी स्थापना के ना 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। देखिए सबसे पहला कि नियमित ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता होनी चाहिए। अच्छा मैं ये बताऊं कि अगर कोई भी उद्योग आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो जाहिर सी बात है नियमित ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए और कम कीमत पर कच्चे माल उपयोग मतलब मिलेंगे, तभी तो हम जो है उत्पादन का कार्य कर सकेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्यूमिनियम के बर्तन जो है निर्मित करता है। यह प्रगालकों से एल्यूमिनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से जो है प्लास्टिक का सामान लेता है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कंपनी से जो है प्रगालकों से एल्यूमिनियम प्राप्त करता है और किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है और सभी निर्मित बर्तन जो है एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। अब इसी से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है और क्यों। देखिए चूंकि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम एक धातु है, ठीक है, एल्यूमिनियम धातु है तो इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक ये हैवी होता है तो इसके परिवहन में लागत अधिक होगी। ठीक है, ये कारण है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों। सबसे सस्ता कच्चा माल प्लास्टिक है क्योंकि जो है ये और सस्ता माल परिवहन के लिए सबसे सस्ता है और हैवी भी नहीं होता है, हल्का होता है, तो ईजिली जो है परिवहन के माध्यम से जो है लाया ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी, क्यों। जाहिर सी बात है, एज यूजुअल बात है कि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के परिवहन की जो है लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है धातु है, एल्यूमिनियम धातु है तो परिवहन की लागत भी इसकी अधिक होगी ना। हैवी होगा तो हम अगर ट्रक या फिर जो है ट्रेन के माध्यम से अगर ले जा रहे हैं तो हैवी मेटल्स है ना, ये तो हैवी मेटल्स हैं, तो इसलिए इनको ले आने में जो है दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखिए पैकिंग के बाद माल तैयार हो जाता है, इसमें जो है ना ढुलाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, पैकिंग के बाद पूरी तरीके से पैकिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है परिवहन लागत जो है वो कम हो जाती है। अच्छा यहाँ पे जो है हम जो है पढ़ चुके हैं। अगले पार्ट में हम जो है देखेंगे रसायन आधारित उद्योग के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। अभी मैं आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब जो है आपको प्रॉपर लगातार वीडियो मिलती रहेंगी हर रोज़। तो आपको बेफिक्र होकर पढ़ने की ज़रूरत है। अब आपके लिए रोज़ वीडियो आएंगी। और गाइज आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी काम मेरा है पढ़ाने का। मैंने आपसे अगर प्रॉमिस दिया है आपको कि मैं क्लास 12th तक की NCERT कंप्लीट करवाऊंगी तो करवाऊंगी। ठीक है, तो अब ये जो है क्लासेस रेगुलर रहेंगी, आप चिंता मत करिए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच।